प्यार की मंजिल पाने में प्रेमियों को कई तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। काफ़ी लंबा संघर्ष भी करना पड़ता है। उसके बाद भी कईयों को तो उनका प्यार नसीब ही नहीं होता। लेकिन गोरखपुर में अपने प्यार को परवान चढ़ाने के लिए एक बहन ने अपने सगे और इकलौते भाई की बलि चढ़ा दी। प्यार में सब कुछ भूल चुकी इस कलयुगी बहन ने पहले तो अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने भाई का गला घोंटा और उसके बाद उसने खुद ब्लेड से अपने भाई के गले के 2 टुकड़े कर डाले। क्या था पूरा मामला, लेकिन है बेहद दिल दहला देने वाला। चलिए जानते हैं इस वीडियो में पूरे विस्तार से। लेकिन उससे पहले नमस्कार दोस्तों, क्राइम चैनल पर आपका स्वागत करती हूं और उम्मीद करती हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। दोस्तों, अगर आप चैनल पर अभी नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी सबसे पहले हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें फर्दर नोटिफिकेशन के लिए। और इसके साथ ही साथ कहानी में लास्ट तक बने रहें और कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, आपके कमेंट्स के जवाब मैं वीडियो के लास्ट में ज़रूर देती हूँ, तो वीडियो के लास्ट तक ज़रूर जुड़े रहें। तो चले दोस्तों, आपका समय नहीं लेते और जानते हैं कि आखिर ये पूरी कहानी है क्या। उत्तर प्रदेश के जिला गोरखपुर में एक गांव है बनकट, जो थाला बेल घाट के क्षेत्र में आता है। पश्चिम बंगाल में कोयले की खदान में काम करने वाला राम सिधारे अपने परिवार के साथ बनकट गांव में रहता था। राम सिधारे के परिवार में पिता वंशराज के अलावा 3 बेटियां और 1 बेटा था। उसकी पत्नी विमला की करीब 5 साल पहले मृत्यु हो गई थी। उसने अपनी बड़ी बेटी माधुरी की शादी पत्नी की मौत के कुछ दिनों के बाद ही पड़ोस के गांव बरपरवा बाबू के रहने वाले जितेंद्र के साथ कर दी थी। राम सिधारे के कंधों पर 3 बच्चों की जिम्मेदारी बची थी। चूँकि राम सिधारे पश्चिम बंगाल में रहता था और इसीलिए बच्चों की परवरिश की जिम्मेदारी उसके पिता वंशराज के ऊपर थी। वह ही उनकी परवरिश कर रहे थे। राम सिधारे के घर पर न रहने के बावजूद भी तीनों बच्चे ठीक से पढ़ रहे थे। बेटा अरुण और बेटी साधना हाई स्कूल में थे और मझली बेटी पूजा स्नातक पास कर चुकी थी। घर में रहकर वह कंपटीशन की तैयारी भी कर रही थी। बीच बीच में राम सिधारे बच्चों की कुशल छीन लेने घर आता रहता था, ताकि बच्चों को माँ की कमी ना खले। कुछ दिन बच्चों के बीच में बिताकर वह फिर से नौकरी पर लौट जाता था। पिता के प्यार और दुलार से बच्चों को कभी माँ की कमी खली ही नहीं। 31 जनवरी 2019 की बात है। रात 10 बजे घर के सभी लोगों ने साथ में बैठकर खाना खाया और फिर सोने के लिए अपने अपने कमरे में चले गए। बच्चों के दादा वंशराज दालान में सो रहे थे, जबकि पूजा, साधना और अरुण अलग अलग कमरों में सोते थे। अगली सुबह पूजा और साधना रोजाना की तरह सुबह 6 बजे उठी। घर का मुख्य द्वार खोलकर उन्होंने बाहर जाना चाहा तो दरवाज़ा खुला नहीं। किसी ने शायद बाहर से दरवाजे पर कुंडी लगा दी थी। काफ़ी प्रयास के बाद जब दरवाज़ा नहीं खुला तो दोनों बहनें यह सोचकर भाई अरुण के कमरे में गईं कि उससे कहकर दरवाज़ा खुलवाने का प्रयास करेंगी, लेकिन अरुण अपने कमरे में नहीं मिला। यह देखकर दोनों बहनें हैरान रह गईं। बिना किसी को कुछ बताए इतनी सुबह वह कहाँ जा सकता है। उन्होंने घर का कोना कोना छान मारा, लेकिन अरुण का कहीं कुछ पता नहीं चला। तब दोनों बहनें दालान में सो रहे दादा वंशराज के पास पहुंची। उन्हें जगाकर दोनों ने अरुण के बारे में पूछा तो उन्होंने अनभिज्ञता जताते हुए कहा कि उन्हें कोई जानकारी नहीं है और ना ही उसे बाहर जाते हुए किसी ने देखा है। बुजुर्ग वंशराज भी पोते के अचानक गायब होने से स्तब्ध रह गए थे। अरुण के रहस्यमय ढंग से गायब हो जाने से घर वाले परेशान हो गए। ऊपर से मकान का मेन गेट भी बाहर से बंद था। अंततः साधना ने पड़ोस में रहने वाले अपने चचेरे बाबा नंदू को फ़ोन किया और बाहर से लगी मेन गेट की कुंडी खोलने को कहा। उसने नंदू बाबा को यह भी बताया कि किसी ने शरारतवश कुंडी लगा दी होगी और कुछ देर में वह दरवाजे की कुंडी खोलकर अंदर आ गए। उन्हें अरुण के गायब होने की बात पता चली तो वह भी परेशान हो गए। घर के सभी लोग अरुण को लेकर बहुत परेशान हो रहे थे और घर के सभी लोग उसे ढूंढने में लग गए। कुछ ही देर में पूरे गांव में अरुण के गायब होने की बात फैल गई। यह बात किसी के गले नहीं उतर रही थी
कि घर में सोया अरुण आखिर गायब कैसे हो सकता है। अरुण की तलाश में दादा वंशराज, नंदू, पूजा और साधना अलग अलग दिशाओं में निकल गए। इससे पहले पूजा और साधना ने अपने रिश्तेदारों और शुभचिंतकों को फ़ोन करके अरुण का पता लगा लिया था। बहरहाल अरुण की तलाश करते करते 3 घंटे बीत जाते हैं। उसके ना मिलने से सभी परेशान हो जाते हैं। उसे लेकर उनके मन में बुरे ख्याल भी आते जाते रह रहे थे। पता नहीं नंदू के मन में क्या आया कि वह अपने आलू के खेत की तरफ मुड़ गए। आलू का वह खेत वंशराज के घर से मात्र 50 मीटर ही दूर था। नंदू आलू के खेत में पहुंचे तो उन्होंने खेत के बीचों बीच कोई औंधे मुंह पड़ा हुआ देखा। जब वह उसके नज़दीक पहुंचे और उसको ध्यान से देखा तो वो चौंक गए, क्योंकि वह अरुण का शव पड़ा हुआ था। किसी ने गला रेत कर उसकी हत्या कर दी थी। नंदू दौड़े दौड़े गांव पहुंचे और यह जानकारी बड़े भाई वंशराज को दे दी। अरुण की हत्या की बात सुनकर घर में रोना पीटना शुरू हो गया। वंशराज और उनकी दोनों पुत्रियां पूजा और साधना रोते बिलखते आलू के खेत में पहुंची, जहां अरुण की रक्त रंजिश लाश पड़ी थी। अरुण की हत्या की सूचना मिलते ही गांव वाले भी मौके पर पहुंच गए और इसी बीच किसी ने इस घटना की सूचना बेलघाट थाने को दे दी। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी सुरेश चंद्र राम पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने सीओ गोला सतीश चंद्र शुक्ला और एसपी दक्षिण विपुल कुमार श्रीवास्तव को भी सूचना दे दी। सूचना मिलने पर दोनों पुलिस अधिकारी मौका वारदात पर पहुंच चुके थे। पुलिस ने घटनास्थल की जांच की तो पता चला हत्यारों ने अरुण की हत्या किसी तेज धारदार हथियार से गला रेत कर की थी। उसका कसरती बदन देखकर लगता था कि हत्यारों की संख्या 2 से 3 रही होगी, क्योंकि वह अकेले आदमी के बस में नहीं आ सकता था। खेत में संघर्ष का कोई निशान नहीं मिल रहा था। इस बात ने मामले को और भी पेचीदा बना दिया। पुलिस ने मौके की और गहराई से जांच की। जिस जगह पर अरुण की लाश पड़ी थी वहां खून सूख कर काला पड़ चुका था। इससे यही अनुमान लगाया जा रहा था कि घटना के 8-10 घंटे पहले इस कत्ल को अंजाम दिया गया होगा। लाश के अलावा पुलिस को मौके पर कुछ और मिला ही नहीं। पुलिस ने घटनास्थल की कार्यवाही निपटाकर लाश पोस्टमार्टम के लिए बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज गुलरिया भिजवा दिया। मृतक अरुण की बड़ी बहन पूजा उर्फ सोनाली ने गांव के ही 5 व्यक्तियों पर हत्या का आरोप लगाते हुए थाना प्रभारी सुरेश चंद्र राम को नामजद तहरीर दे दी। पूजा की तहरीर के आधार पर पुलिस ने अशोक मौर्य, चंद्रशेखर मौर्य, इंद्रजीत मौर्य, विनोद मौर्य और दशरथ मौर्य के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धाराओं 147, 148, 149, 302, 506, 120B और 31 ST/SC एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। चूंकि यह मामला SC/ST एक्ट से जुड़ा था, इसलिए जांच की जिम्मेदारी सीओ सतीश चंद्र शुक्ला को सौंप दी गई। सीओ साहब ने सबसे पहले वादी पूजा उर्फ सोनाली से अरुण की हत्या के संबंध में जानकारी ली। पूजा ने बताया कि करीब 1.5 साल पहले अरुण को दशरथ मौर्य ने जेल भिजवाया था। वह उसकी बेटी कंचन से प्यार करता था। कंचन भी उससे प्रेम करती थी और एक दिन दोनों घर छोड़कर भाग जाते हैं। दशरथ मौर्य ने नाबालिग बेटी कंचन को बहला फुसलाकर भगा ले जाने की रिपोर्ट बेलघाट थाने में दर्ज करा दी। पुलिस ने कोशिश करके अरुण और कंचन को ढूंढ निकाला और अरुण को जेल भेज दिया। जुलाई 2018 में वह जमानत पर छूटकर जेल से बाहर आया था। भाई के जेल से आने के बाद से ही ये लोग उसकी जान के पीछे पड़े थे। पूजा ने उन्हें बताया कि दशरथ मौर्य ने अपने 4 बेटों अशोक, चंद्रशेखर, इंद्रजीत और विनोद के साथ मिलकर अरुण की हत्या की होगी। सीओ सतीश चंद्र शुक्ला ने पूजा के बयान की पड़ताल की तो उसकी बात सच निकली। इसके बाद सतीश चंद्र पुलिस टीम के साथ दशरथ मौर्य के घर पहुंच गए। मौके से अशोक, चंद्रशेखर और इंद्रजीत को दबोच लिया। विनोद और उसका पिता दशरथ पुलिस के पहुंचने से पहले ही फरार हो गए थे। तीनों को हिरासत में लेकर वह थाने आ गए। सीओ शुक्ला ने हिरासत में लिए गए अशोक मौर्य के दशरथ और विनोद के ठिकाने के बारे में पूछताछ की तो उसने बताया, सर, अरुण की हत्या हमने नहीं की है और ना ही मेरे पिता फरार हैं।
वह तो छोटे भाई विनोद के साथ घटना से 2 दिन पहले कुंभ स्नान के लिए प्रयागराज चले गए हैं। अशोक मौर्य ने आगे बताया, साहब, अरुण पिछले साल मेरी कंचन जो बहन है उसको बहला फुसलाकर घर से भगा कर ले गया था। उसके खिलाफ बेलघाट में हमने अपहरण का मुकदमा भी दर्ज करवाया था। पुलिस ने उसे गिरफ्तार करके जेल भी भेज दिया था और जुलाई में अरुण जमानत पर जेल से बाहर आ गया था। इसके बाद से हम खुद ही कंचन की निगरानी करते रहे हैं। फिर दोबारा वह कंचन से कभी ना तो मिला है और हमने भी यह बात भुला दी थी। फिर हम उसकी हत्या भला क्यों करेंगे? अशोक के बयान ने सीओ शुक्ला को सोचने पर विवश कर दिया। इधर 2 फरवरी को अरुण की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ चुकी थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया कि उसकी हत्या पहले गला दबाकर की गई है और फिर तेज धार हथियार से उसका गला रेता गया था। उधर जांच में यह बात भी सामने आई कि दशरथ मौर्य और उसका बेटा विनोद मौर्य वाकई में घटना से 2 दिन पहले यानी 29 जनवरी को कुंभ स्नान के लिए प्रयागराज गए थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट को पढ़ने और घटना की पड़ताल करने के बाद सीओ सतीश चंद्र शुक्ला के गले से यह बात नीचे ही नहीं उतरी कि जब आरोपी दशरथ मौर्य और उसका बेटा विनोद 2 दिन पहले ही घटना स्थल से 200 किलोमीटर दूर प्रयागराज चले गए थे तो वह भला हत्या कैसे कर सकते थे। इसमें जरूर कोई बड़ा पेंच तो है। इसके बाद सीओ सतीश चंद्र शुक्ला ने एक बार फिर से पूजा को थाने बुलाकर पूछताछ की और जांच पड़ताल के लिए उसका मोबाइल फ़ोन मांगा। सीओ शुक्ला के फ़ोन मांगने पर पूजा सकपका गई और फ़ोन देने से आनाकानी करने लगी। पूजा की यह हरकत सतीश शुक्ला को थोड़ी अजीब लगी। उन्होंने पूछताछ करके उसे घर भेज दिया और इसके बाद उन्होंने पूजा के मोबाइल फ़ोन नंबर की कॉल डिटेल्स निकलवाई। कॉल डिटेल्स में जांच में पता लगा कि उसके फ़ोन पर घटना वाली रात में 11:58 पर बातचीत हुई थी। फिर उसी नंबर पर सुबह करीब 7 बजे भी बात हुई थी। पूजा को जिस फ़ोन नंबर पर बात हुई थी पुलिस ने उस फ़ोन नंबर की भी कॉल डिटेल्स निकलवाई। वह नंबर बेलघाट थाने के बरपरवा बाबू निवासी धर्मेंद्र कुमार का निकला। धर्मेंद्र मृतक अरुण के सगे बहनोई का छोटा भाई था। पुलिस ने धर्मेंद्र को हिरासत में ले लिया और थाने में उससे सख्ती से पूछताछ की गई। धर्मेंद्र कोई पेशेवर अपराधी तो था नहीं, इसलिए उसने बड़ी आसानी से अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने पुलिस को बताया कि अरुण की हत्या उसने अपनी प्रेमिका पूजा उर्फ सोनाली के साथ मिलकर की है। धर्मेंद्र के बयान के बाद पुलिस उसे जीप में बैठाकर पूजा को गिरफ्तार करने बनकर पहुंच जाती है। दरवाजे पर पुलिस को आया देखकर पूजा के दादा वंशराज ने पुलिस से अरुण के हत्यारों के बारे में पूछताछ की तो पुलिस ने उन्हें भरोसा दिया कि पुलिस अपना काम कर रही है, हत्यारे जल्द ही सलाखों के पीछे होंगे। फिर उन्होंने उनसे पूजा के बारे में पूछताछ की। पूजा उस समय पर अपने घर में ही मौजूद थी। पुलिस के वहां आने की जानकारी होते ही पूजा भी कमरे से बाहर निकल आई। तभी महिला कांस्टेबल ने पूजा को जीप में बैठा लिया। यह देखकर वंशराज हैरान रह गए। वह भी नहीं समझ पा रहे थे कि पुलिस पूजा को अपने साथ क्यों और कहां लेकर जा रही है। लेकिन जैसे ही पूजा की नज़रें जीप में बैठे युवक पर पड़ी तो वह चौंक गई, क्योंकि वह उसका ही प्रेमी था। अब पूजा को यह समझते देर नहीं लगी कि उसकी रची कहानी से पर्दा उठ चुका है। पुलिस अरुण के कातिलों तक पहुंच चुकी है। पुलिस ने थाने में पूजा और धर्मेंद्र को आमने सामने बैठाकर अरुण की हत्या के बारे में पूछताछ की तो पूजा ने खुद पुलिस के सामने घुटने टेक दिए। उसने अपना जुर्म कबूल करते हुए कहा कि उसने प्रेमी धर्मेंद्र के साथ मिलकर अपने इकलौते भाई को मार डाला। पूजा के बयान से उसके भाई अरुण की रूह कपाने वाली जो कहानी सामने आई वो कुछ इस प्रकार निकली। 21 वर्षीय पूजा थी तो एक गहरे बदन और साधारण शक्ल सूरत की, लेकिन उसके नैन नक्श बहुत तीखे थे। पूजा के पिता पश्चिम बंगाल में नौकरी करते थे। दादा वंशराज ही बच्चों की देखभाल करते थे। पूजा की बड़ी बहन माधुरी की शादी बनकट से थोड़ी दूर बरपुरवा बाबू के जितेंद्र के साथ 5 साल पहले हुई थी। जितेंद्र CRPF में नौकरी करता था। जितेंद्र से छोटे 4 भाई और भी थे और इसमें तीसरे नंबर का भाई धर्मेंद्र था। ग्रेजुएशन करने के बाद धर्मेंद्र ने पुलिस में भर्ती होने की तैयारी शुरू कर दी। धर्मेंद्र के पिता पंजाब में काम करते थे।
बड़े भाई की ससुराल आते जाते 4 साल पहले धर्मेंद्र और पूजा के बीच में नज़दीकियां बढ़ जाती हैं। धर्मेंद्र पूजा की खूबसूरती पर मर मिटा था, क्योंकि दोनों के बीच रिश्ता भी मजाक का था। इसलिए मजाक मजाक में वह खूबसूरत साली पूजा को छेड़ता रहता था। इसी छेड़छाड़ के दौरान दोनों में कब प्यार के अंकुर फूटे, न पूजा को जान पड़ा और न ही धर्मेंद्र इस बारे में जान सका। पूजा से प्यार होने के बाद धर्मेंद्र का भाई भी ससुराल में आना जाना कुछ ज़्यादा ही हो चुका था। पूजा के गांव के बगल वाले गांव में धर्मेंद्र की ननिहाल थी। वह जब भी अपनी ननिहाल आता तो पूजा से मिलने जरूर आता था। धर्मेंद्र को देखते ही पूजा का चेहरा खुशी से खिल उठता। उसे देखकर वह भी खुशी से झूम उठता था। पूजा और धर्मेंद्र यह जानकर बेहद खुश थे कि पिछले 4 सालों से उनके प्यार पर किसी की नज़र नहीं गई थी, पर शायद यह दोनों की बहुत बड़ी भूल थी। पूजा के छोटे भाई अरुण को बहन और जीजा के भाई धर्मेंद्र के रिश्तों पर शक होने लगा था। वह समझ गया था कि दोनों के बीच में कुछ तो खिचड़ी पक रही है, लेकिन वह यह सोचकर चुप हो जाता था कि दोनों के बीच मजाक का रिश्ता है, ऐसा थोड़ा बहुत तो चलता ही है, जबकि उनके बीच तो कोई दूसरी ही खिचड़ी पक रही थी। जब से अरुण को धर्मेंद्र पर शक हुआ, तब से वह उसे देखते ही अंदर जल भुन जाता। वह नहीं चाहता था कि धर्मेंद्र वहाँ पर आए। अरुण पूजा को भी उससे दूर रहने के लिए समझाता था। उसके हाव भाव से पूजा समझ गई थी कि अरुण को उस पर शक हो गया है। ये बात उसने प्रेमी धर्मेंद्र को बताकर सतर्क कर दिया। उस दिन के बाद से धर्मेंद्र जब भी पूजा से मिलने भाई की ससुराल आता तो अरुण को देखकर सतर्क हो जाता था और पूजा से कम ही बातचीत करता, जिससे अरुण को लगे कि उनके बीच में ऐसी वैसी कोई बात ही नहीं है। धर्मेंद्र और पूजा को अब अरुण प्यार के बीच में कांटा लगने लगा था। इतना ही नहीं, प्यार में अंधी पूजा धर्मेंद्र के साथ मिलकर इकलौते भाई को रास्ते से हटाने का ताना बाना बुनने लगी थी। ऐसी खतरनाक योजना बनाते हुए उसे एक बार भी यह ख्याल नहीं आया कि जिस भाई की कलाई पर वह राखी बांधती रही है, उसी भाई की जान लेने को क्यों तुली हुई है। बहरहाल बात 31 जनवरी 2019 की थी। रात 10 बजे के करीब घर के सभी लोग खाना खाकर अपने अपने कमरे में सो गए। उस रोज भाई की ससुराल में धर्मेंद्र भी रुका था। वह अपनी ननिहाल आया था और वहां से वह रात में पैदल ही ससुराल पहुंच गया। धर्मेंद्र अपने साले अरुण के साथ उसी के बिस्तर पर सो रहा था। रात 2 बजे के करीब अरुण की अचानक आँख खुल गई। उसे किसी की खुसर पुसर की आवाज़ें आ रही थी। उसने जब अपने बिस्तर पर देखा तो चौंका, क्योंकि उसके साथ सो रहा धर्मेंद्र वहाँ पर नहीं था। वह दबे पांव अरुण पूजा के कमरे में पहुँच गया। कमरे के अंदर का नज़ारा देखकर उसका खून खौल उठा। धर्मेंद्र पूजा को अपनी बाहों में भरे आलिंगनबद्ध था। यह देखकर अरुण जोर से धर्मेंद्र को भद्दी भद्दी गालियाँ देने लगा। अरुण को वहाँ देखकर दोनों घबरा गए और डर भी गए कि कहीं घर वाले जाग गए तो उनकी पोल खुल जाएगी और बदनामी भी होगी। तभी धर्मेंद्र ने अरुण के मुंह पर कसकर हाथ रख दिया। यह देख घबराती हुई पूजा बोली, तुम चिल्लाओ मत, हम दोनों जल्द ही एक दूसरे से शादी करने वाले हैं। यह सुनकर अरुण उस पर भड़कते हुए बोला, मैं अपने जीते जी तो ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। पूजा ने भाई की बातों में उलझाकर उसके गले में अपना दुपट्टा डाल दिया। फिर धर्मेंद्र और पूजा ने फुर्ती से उस दुपट्टे को पकड़कर खींचने लगे, जिससे गला घुटकर अरुण की मौत हो गई। अरुण मर चुका था। यह सोचकर दोनों के हाथ पांव फूल गए। पूजा और धर्मेंद्र लाश को ठिकाने लगाने को लेकर परेशान हो रहे थे। दोनों सोच रहे थे कि सुबह होते ही भाई की अचानक मौत हो जाने से घर वाले परेशान हो जाएंगे। बात पुलिस तक पहुंच गई तो पकड़े भी जा सकते हैं। तभी पूजा को अरुण और दशरथ मौर्य की बेटी कंचन की प्रेम कहानी याद आई। खुद को बचाने के लिए पूजा ने यह कहानी बना डाली और इस कहानी से वह 2 निशाने साध रही थी। पहला, अरुण की हत्या का दोष दशरथ और उसके परिवार पर लग जाता, क्योंकि कंचन और अरुण को लेकर दोनों परिवारों के बीच विवाद चल रहा था, और दूसरा, उन दोनों पर किसी को शक भी नहीं होता। खैर, पूजा की मदद से अरुण की लाश को ठिकाने लगाने के लिए धर्मेंद्र ने उसे अपनी पीठ पर उठा लिया और घर से 50 मीटर दूर नंदू के आलू के खेत में फेंक आया। कहीं भाई जीवित तो नहीं रह गया, यह जानने के लिए पूजा ने अरुण की नब्ज टटोली और उसे शक हुआ कि उसकी सांसें चल रही हैं। फिर क्या था,
वह दौड़ी दौड़ी कमरे में आई और डिब्बे में रखा ब्लेड निकालकर खेत पर पहुंच गई। अपने ही हाथों उसने अपने भाई का गला रेत दिया और फिर दोनों घर आ गए। खून से सने हाथ पैर धोकर दोनों निश्चिंत हो गए और सुबह होते होते ही धर्मेंद्र घर लौट गया। घर जाते समय वह पूजा के घर के मेन गेट की कुंडी बाहर से बंद कर गया ताकि लोगों को यही लगे कि दशरथ और उसके घर वालों ने उसे धोखे से बुलाकर हत्या कर लाश आलू के खेत में फेंक दी है। केस का खुलासा हो जाने के बाद पुलिस ने दशरथ मौर्य और उसके बेटों के नाम रोज नामचे से हटाकर पूजा और धर्मेंद्र को आरोपी बनाते हुए उन्हें न्यायालय में पेश किया और जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। पुलिस की सक्रियता ने पूजा और अरुण के सभी मंसूबों पर पानी फेर दिया था। जिस प्यार को पाने के लिए पूजा ने अपने भाई की बलि दे दी, उसी के साथ अब वह ताउम्र जेल में अपने गुनाहों की सज़ा पाने के लिए भेज दी गई थी। तो दोस्तों, ये है पूरी कहानी। मैंने पहले ही कहा था कि कहानी बहुत ही दिल दहला देने वाली है, लेकिन हकीकत भी यही है। तो दोस्तों, कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। आज की कहानी यहीं तक। अब सिलसिला शुरू होता है आपके कमेंट्स और मेरे जवाब का। मेरे पास जो सबसे पहले मेल आया है वो है राजकुमार फ्रॉम हरियाणा से। इन्होंने मेल किया है कि आप क्राइम की कहानी क्यों सुनाती हो। तो राजकुमार जी, मैं आपको पहली बात बता दूं कि मैं पेशे से एक एडवोकेट हूं, और दूसरी बात, मेरा मकसद ये है कि क्राइम की कहानियां क्राइम को बढ़ाती नहीं हैं। हम ये समझ सकें और हम ये सुनिश्चित कर सकें कि क्राइम आखिर किन किन चीज़ों से सबसे ज़्यादा होता है, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिससे क्राइम हो सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि क्राइम हमेशा, जब भी कोई क्रिमिनल होता है, हमारे आसपास का ही कोई होता है, या तो हमारा रिश्तेदार होता है या फिर हमारा कोई बहुत ही करीबी या पड़ोसी होता है। तो हमें ज़रूरत है सतर्क रहने की, सावधान रहने की। मेरा कहानी सुनाने का मकसद सिर्फ इतना सा है। आई होप आप अंडरस्टैंड कर गए होंगे। तो तहे दिल से धन्यवाद मुझे सपोर्ट करने के लिए, मुझे सहयोग करने के लिए। इसके अलावा अगला मेल आया है सुनीता कश्यप जी का। सुनीता जी लिखती हैं कि आज मेरी एनिवर्सरी है और मैं चाहती हूँ कि आप मेरी एनिवर्सरी ज़रूर विश करें। तो सुनीता जी, विशिंग यू अ वेरी वेरी हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी टू बोथ ऑफ यू। और आप हमेशा खुश रहें, आपकी पारिवारिक ज़िंदगी हमेशा सुख समृद्धि से भरी रहे। और थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी। इसके अलावा सुरेश कुमार जी मेल करते हैं यूपी से, और वो मेल कर रहे हैं कि आप लास्ट में हमारे जो कमेंट्स पढ़ती हैं वो हमें बहुत अच्छा लगता है। तो सुरेश जी, मेरा मकसद ही यही होता है, क्योंकि ये आपका भी परिवार है और आप और हम मिलके इस चैनल के माध्यम से एक परिवार बनाते हैं। तो अगर आप कमेंट्स करते हैं तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं उन कमेंट्स का जवाब दूं, और इसीलिए आपकी जो भी मेल्स आती हैं या आपके जो भी कमेंट्स आते हैं उनको मैं वीडियो के लास्ट में आप लोगों तक पहुंचाने का काम ज़रूर करती हूं। इससे मुझे भी अच्छा लगता है, मुझे भी मोटिवेशन मिलता है और आप लोगों को भी अच्छा लगता है इस परिवार के मेंबर बनने में। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, लेकिन तहे दिल से धन्यवाद आप लोग जो कमेंट्स करते हैं, जो मेल करते हैं। बस ऐसे ही अपना सहयोग बनाए रखिए। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं क्राइम की एक सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए सेफ रहें, सुरक्षित रहें और अपना ध्यान रखें। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।